नमस्कार। तो पिछले चैप्टर का नाम था द हुडेड हैंड, जिसके अंदर अपन ने देखा है कि टायलन लैनिस्टर के हाथ पैर बिगड़े हुए होते हैं, उसकी वजह से वो अपना सिर हमेशा ढक के रखता है। उस चैप्टर के एंडिंग में देखा था कि द विंटर फीवर आता है, जिसकी वजह से वेस्टरोस के अंदर हजारों लोग मारे जाते हैं। मरने वालों में आम जनता व कई सारे बड़े लोग होते हैं। आखिर में जाके टायलन लैनिस्टर भी मारे जाते हैं। तो ये वाला चैप्टर उसी के बाद का है, जिसका नाम है अंडर द रीएजेंट्स वॉर एंड पीस केटल शोज। तो नए अध्याय को कर देते हैं शुरू बिना किसी देरी के। किंग एगोन III टारगेरियन वह अभी 13 साल का हो गया था, लेकिन उसका नेचर पहले की तरह ही शाय था। अब अचानक से टायलन लैनिस्टर की मृत्यु की वजह से सारा राजकाज का भार इसके ऊपर आके पड़ जाता है। तो ये यहाँ पर अपनी सूझबूझ और जो मैच्योरिटी दिखाता है वह इसकी वर्तमान की आयु से काफ़ी ज़्यादा आगे है। विंटर फीवर की वजह से बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे। इसमें किंग्स गार्ड में भी कुछ सैनिक मारे गए थे। किंग्स गार्ड का जो लॉर्ड कमांडर होता है वो भी यहाँ पे मारा जाता है। इन सैनिकों के अंदर सेकंड नंबर पे जो प्लेस होती है वो होती है सर मार्स्टन वाटर की। तो एक किंग एगोन लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्स गार्ड उसको नहीं बनाता है, वैसे उनके पास में सेकंड नंबर है। उनकी जगह पर 2 नए लोगों को अपॉइंट करता है और उनमें से एक को किंग्स गार्ड का लॉर्ड कमांडर बना देता है। ये 2 नए लोग ये होते हैं सर रोबिन में से सर रॉबर्ट डैकलिन। ग्रैंड मास्टर मुंकेन अभी भी किंग्स लैंडिंग की नॉर्मल जनता के वहाँ पे उपचार कर रहे होते हैं और उनकी सेवा कर रहे होते हैं। तो राजा के जो राजकाज होते हैं उसके लिए भी एक ग्रैंड मास्टर की ज़रूरत होती थी इस टाइम पर। तो इस समय पर ग्रैंड मास्टर ऑरवेल जिन्हों को एक बंदी की तरह बना रखा है और बोल रखा है कि तुम्हें कभी न कभी जाके आगे मृत्यु की सज़ा देंगे। किंग एगोन कहते हैं मैं चाहता हूँ लॉर्ड थोडेस रोवन वो यहाँ पर आए और हैंड ऑफ द किंग की पोजीशन संभाले, क्योंकि इससे पहले भी टायलन लैनिस्टर ने मेरी बहन की शादी उन्हीं से करवाने की सोची थी, तो उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। और हाल फिलहाल में हमारे पास में जितने भी लोग हैं उनमें से मैं भी सबसे काबिल योग्य उन्हीं को समझता हूँ। मैं अपनी बहन बेला टारगेरियन को भी अपने कोर्ट में वापस चाहता हूँ और एलन वलेरियन को भी। जैसे एलन के दादाजी लॉर्ड कोलोस वलेरियन यहाँ पर मास्टर ऑफ शिप्स थे, बिल्कुल उसी तरह मेरा भी जो लॉर्ड एडमिरल होगा वो एलन वलेरियन ही होगा। इस तरीके से एगोन नए नए आदेशों को पास करता है। इस पर मास्टर ऑरवेल जिनको बंदी खत से तो आज़ाद कर दिया जाता है, तो वो जल्दी जल्दी सारे लेटर्स लिखते और जैसे तैसे रेवन भेजते जहाँ जहाँ पर इसने कमांड किया है। परंतु एगोन के ये सारे डिसीजन एगोन के रीएजेंट्स के और स्मॉल काउंसिल के बिना परमिशन के हुए थे। वैसे तो एगोन के राज्याभिषेक के समय पर 7 रीजेंट्स थे काउंसिल के अंदर, लेकिन फिलहाल केवल 3 बचे थे, लॉर्ड पिक, लॉर्ड मिटन और ग्रैंड मास्टर मुंकेन। ये ग्रैंड मास्टर मुंकेन भी सिटी के अंदर नीचे की तरफ होता है, लेकिन सर रॉबर्ट डैकलिन वो थोड़ी देर के लिए रेड कीप के गेट खोल देते हैं, तो उस टाइम पर ये भाग के वापस अंदर आ जाता है। मैनफ्रेड मिटन ये अभी भी बेड के ऊपर पड़ा हुआ होता है और अपनी बीमारी द विंटर फीवर से धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा होता है। यह सुझाव देता है हमें डोर्निश मार्चेस और वेल ऑफ एरे के वहाँ पर लेटर भेजने चाहिए, जिससे लेडी जेन एरन और लॉर्ड कोरोन वो काफ़ी समय से वहाँ पर दूर है। अभी राजा को काउंसिल चलाने के लिए मेंबर्स की ज़रूरत है, वो वापस आ जाए, उसी के बाद में हमें इस चीज़ को पूरा करना चाहिए कि किसको क्या बनाना है। ये सारी प्रोसीडिंग्स बाद में होनी चाहिए। परंतु लॉर्ड पिक इसकी बात को मानते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि उन्होंने पहले ही स्मॉल काउंसिल को छोड़ दिया, तो इसी के साथ में उन्होंने अपनी जगह को गिव अप कर दिया है, वो उस पोजीशन पर वापस नहीं आ सकते हैं। अब अगर तुम किंग्स लैंडिंग की करंट सिचुएशन को समझ पा रहे हो, तो एगोन III टारगेरियन तो छोटा है और अभी माइनर है, तो वो राजकाज चला नहीं सकता है। यहाँ पर केवल 3 रीएजेंट्स है, जिनमें से एक तो ग्रैंड मास्टर है, तो उसको कट कर दो। लॉर्ड मुटन अभी भी बेड के ऊपर पड़े हुए हैं, तो ले दे के सारा जो भी राजकाज है वो सारा लॉर्ड अनविन पिक के हाथ में आ जाता है। तो जितने भी सारे अपॉइंटमेंट्स करने होते हैं, जितने भी बड़े बड़े फैसले होने होते हैं, कोई भी जज जैसे काम करने होते हैं जो राजा के होते हैं, वो सारा अभी लॉर्ड अनविन पिक संभाल रहे होते हैं। एगोन II टारगेरियन ने तो अपने आदेश दे दिए थे, लेकिन अनविन पिक उन आदेशों को रोक देता है और उन सबको मैनिपुलेट कर देता है, अपने हिसाब से नए नए आदेश निकालता है। जैसे कि किंग एगोन ने बोला था कि मैसी को बनाया जाएगा उनका लॉर्ड कमांडर किंग्स गार्ड का, पर अनविन पिक क्या करता है वो तुम देखो। ये सर मार्स्टन वाटर जो कि 2nd पोजीशन पर होता है उसको लॉर्ड कमांडर बना देता है, और डैकलिन और मैसी उन दोनों को जो गोल्ड क्लॉक्स दिलवाए होते हैं एगोन III ने, वो उनसे निकलवा देता है और सरेंडर करवा के बोलता है कि तुम्हें कुछ और काम दे देंगे। उनसे किंग्स गार्ड के वाइट क्लॉक्स निकलवाने की वजह ये थी कि जिससे कि सर मार्स्टन वाटर वो अपने अकॉर्डिंग अपने लोगों को चूज़ कर सके, 2 नए लोगों को, इनकी बजाय। किंग एगोन ने ग्रैंड मास्टर ऑरवेल को बुला दिया था और वो थोड़े राजकाज कर रहा था, लेकिन ये यहाँ पर अनविन पिक उसको वापस जेल के अंदर डाल देता है। लॉर्ड थोडेस रोवन जिनको एक रेवन भेज के बोला था कि आपको हैंड ऑफ द किंग बनना है, यहाँ पर आ जाओ, उनका ये वाली चीज़ रुकवा देता है। ये उनके पास में मैसेज भेज के बुलवाता है कि यहाँ पर आ सकते हो किंग्स लैंडिंग आप, और यहाँ पर अंडर द रीएजेंट्स एक रीएजेंट बनकर आप स्मॉल काउंसिल में आपके पास में एक पोजीशन होगी। अब सबके तरफ तो इतनी शांति से काम लिया था अनविन पिक ने, लेकिन बाकी जो होते हैं यानी कि एलन वलेरियन इसके साथ में थोड़ी सख्ती दिखाता है और इसको यहाँ पर लॉर्ड एडमिरल बनाने की बात हुई थी वो कैंसिल कर देता है।
जैसे कि हमें पता है, पहले हैंड ऑफ द किंग की पोजीशन और प्रोटेक्टर ऑफ रिल्म की जगह ये दोनों अलग अलग होती थी। 2 पद थे वेस्टरोस के अंदर। तो पहले इन दोनों के चैम्बर्स भी अलग होते थे, लेकिन अब अनविन पिक के पास में जैसे ही पावर आई है तो ये बंदा क्या करता है कि दोनों के दोनों चैम्बर्स को एक कर देता है और वहाँ पे खुद का राज चलाना शुरू कर देता है। मतलब सारी चीज़ें ये कंट्रोल करने लग जाता है। अब इस तरीके की हरकतें हो रही है, इन सब से सबसे ज़्यादा परेशान कौन होगा? और किसी से ज़्यादा किंग एगोन। परंतु वो इसके ऊपर कोई भी अपना रिएक्शन नहीं दिखाता है, केवल हमेशा की तरह एक उदास साइलेंस। उसने केवल एक बार बोला कि लॉर्ड डर्कलिन और मेसी, उन दोनों को तो मैंने किंग्स गार्ड में बनाया था। किंग्स गार्ड पूरे जीवन भर के लिए अपॉइंट होते हैं, तो उनको हटाया क्यों? इस पर अनविन पिक बोलते हैं केवल वो जीवन भर तभी काम करते जब किसी अच्छे बंदे को वहाँ पर अपॉइंट अच्छी तरीके से किया जाए। इस पर किंग एगोन III टारगेरियन वो एक सस्ती सी मुस्कान के साथ में अनविन पिक को बोलता है, बहुत बहुत थैंक यू, मैं अभी भी एक बच्चा हूँ, मैं क्या जानूँ किसको क्या अपॉइंट करना चाहिए। आपने बड़ा ही सोच समझ के ये काम किया होगा, धन्यवाद। परंतु असल में तुम देखो तो एगोन वापस इससे बहस नहीं करना चाहता था और इसने जो अपॉइंट किए हैं वही सब आगे चलने देता है। हमेशा की तरह वो पैसिव मोड अप्लाई करता है। किंग एगोन टारगेरियन वह अभी भी एक माइनर था, इसलिए राजकाज के ज़्यादा कामों में वो भाग लेता नहीं था। कुछ एक स्पेशल ओकेशंस को छोड़ दो जहाँ पर किंग की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त सिग्नेचर्स और सील्स लगानी पड़ती है उन सारे लेटर्स के ऊपर जो अनविन पिक इसके पास में लेके आता था। तो अगर उन चीज़ों को छोड़ दो तो ज़्यादा राजकाज के अंदर ये पार्ट लेता नहीं था। स्पेशल ओकेशंस के अलावा ये हमेशा रेड क्यूब के अंदर शांति से बैठा रहता था। अब यहाँ पर हमें थोड़ी देर तक स्टोरी को रोककर ये सोचना चाहिए कि अनविन पिक ये बंदा कर क्या रहा है। ये बंदा पूरे 7 किंगडम्स को रूल कर रहा है, खुद के नाम पर नहीं, लेकिन हैंड ऑफ द किंग बनकर फुल मनमर्जी अपनी चला रहा है। एगोन की कोई चलती नहीं है, फुल इसी के हाथों में कंट्रोल है। अभी अगले 3 सालों तक इसके पास में 3 पोजीशन रही, वो भी तीनों के तीनों एक साथ में, हैंड ऑफ द किंग, प्रोटेक्टर ऑफ रिल्म और एक रीजेंट की। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी में जाना पड़ेगा कि ये अनविन पिक आखिर बंदा है कौन, इसका हाउस वगैरह क्या है। इसका हाउस सबसे पुराने हाउसों में से एक है रीच के वहाँ पर, जिनके कनेक्शंस बहुत ही पुराने हैं, फर्स्ट मैन और एज ऑफ हीरोज तक के हैं। इसके हाउस से कई सारे बड़े बड़े लीजेंड्स हुए थे जिनके बारे में स्टोरीज बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनमें से सर उठरॉन, लेडी येरेना ऑफ द गोल्डन बो, ऐसे बहुत सारे लोग हुए थे। पहले अगर तुम्हें याद हो तो द रीच का एरिया, यहाँ पे टायरल्स का राजकाज नहीं था, यहाँ पर राजकाज था गार्डनर्स। तो गार्डनर्स की स्मॉल काउंसिल होती है, उसके अंदर अच्छे खासे मंत्रियों के पद इनके पास में थे। अब यहीं पे एक अजीब चीज़ होती है कि ये द रीच वाला एरिया और यहाँ पे गार्डनर्स बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो जाते हैं पूरे वेस्टरोस के अंदर। उस टाइम पर वेस्टरोस पूरा एक नहीं होता है, सारे किंगडम्स अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पे एक और हाउस होता है जिसका नाम होता है हाउस मैंडरले, ये भी यहीं पे होता है साउथ के अंदर। तो ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल दिख रहा होता है और इनको लगता है कि पिक वालों को कि हमारे हाउस को ये डोमिनेट कर देगा। तो इसी चीज़ का इलाज करने के लिए लोरीमार पिक वो इनको भगा देता है, मैं हाउस मैंडरली को यहाँ से, गार्डनर्स के यहाँ से, और फिर उन मैंडरली हाउस को जाना पड़ता है नॉर्थ के अंदर और वो जाके रहते हैं वाइट हार्बर के वहाँ पे, जहाँ पे स्टार्क्स उनको शरण दे देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर किंग होता है किंग पर्सियन III गार्डनर, वो जो सारी जगह होती है हाउस मैंडरली की वो इन पिक वालों को दे देता है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़मीनें, जगह, सब कुछ इनको मिल जाता है साउथ के अंदर। हाउस पिक का एक अलग ही लेवल होता है गार्डनर्स के यहाँ पर। हाउस पिक की कई सारी लड़कियों की शादी होती है इन गार्डनर्स के यहाँ पर, और बड़े बड़े जो हाउसेस होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे द रीच में जो बड़े बड़े हाउसेस होते हैं वहीं पे ये पिक वाले शादियाँ करते हैं। तो अगर तुम समझ पा रहे हो तो इनका बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला प्रभाव होता है द रीच के अंदर। परंतु आखिर में इन सब चीज़ों का खात्मा हो जाता है जब ड्रैगन्स आते हैं। लॉर्ड आर्मन पिक और उसके सारे बेटे फील्ड ऑफ फायर के अंदर जल जाते हैं। और गार्डनर्स के बारे में तो तुम्हें पता है, वो तो पूरा का पूरा हाउस फील्ड ऑफ फायर में जल गया है। गार्डनर्स के जलने के बाद में है, वैसे तो पिक वाला हाउस थोड़ा ऊपर का होता है, तो एगोन टारगेरियन इनको कोई पावर नहीं देता है, वो देता है सीधा उनके स्टेवर्ड्स को। स्टेवर्ड्स यानी कि जो 2nd ग्रेड के हाउसेज नहीं होते उनको, वो होता है हाउस टायरल गार्डनर्स का, तो सारी पावर्स उनको मिल जाती है। अब टायरल्स और जो पिक होता है इनके बीच में कोई शादियाँ वगैरह नहीं होती है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होते, तो फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर हाउस पिक नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है और इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अभी फ़िलहाल के अंदर देखें तो पिक के पास में 3 ही कैसल है, और ज़मीनों के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं। वो उपजाऊ भी है, लेकिन वहाँ के लोग इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं। तो पिक हाउस इतना बड़ा भी नहीं है जो पहले किसी ज़माने में हुआ करता था। इसके किसी समय की बहुत ऊँचे वाली ग्लोरी अब क्षीण हो चुकी है। यहाँ तक कि हाई गार्डन के जो बैनरमैन होते हैं उनके अंदर भी इसको कोई पोजीशन नहीं मिल रही होती अच्छी। तो अब इतने हाई पोजीशन पर बैठने के बाद में अनविन पिक सोचता है कि क्यों नहीं मैं अपने हाउस को वापस से पहले जितनी ग्लोरी थी वो वापस दिलवाऊंगा, कैसे भी करके। जैसे कि इसके पिता के समय पर भी थोड़ी बहुत चलती थी। अनविन पिक के पिता 101 की काउंसिल के अंदर शामिल हुए थे और उन्होंने एक लड़की को राज्य करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, मतलब कि वो रेनिरा के फेवर में नहीं थे।
डांस ऑफ ड्रैगन के टाइम पर भी अनविन पीक पूरे 250 सोल्जर्स को लेकर आया होता है और उसने ज्वाइन किया था ऑर्मंड हाईटावर की सेना को। कुल मिलाकर ये ग्रीन्स का सपोर्टर्स था। तो तुम यूं मत सोचना कि एगोन थर्ड के यहाँ पर ये राज कैच कर रहा है तो ग्रीन्स वाला नहीं हो सकता, ये बिल्कुल प्रो ग्रीन्स वाला है। थंबलटोन के वहाँ पर जब ऑर्मंड हाईटावर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में ये सोचता है कि सारा जो सेना का दायित्व है वो मुझे मिलेगा, और इसका हाउस छोटा मोटा होता है और बहुत सारे दूसरे उम्मीदवार भी होते हैं जैसे कि ह्यू हैमर वगैरह, उनकी वजह से उनको मिल जाता है। अब यहाँ से तुम स्टोरी के अंदर देखना कि ये कितने ज़्यादा चेंजेस कर रहा है, फुल अपनी मनमानी चला रहा है और अपने हाउस को ऊपर ले जाने की कितनी कोशिश करता है। सबसे पहले तो राजा की बात का विरोध करते हुए सर मार्स्टन वाटर को लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्स गार्ड बना दिया। उसके बाद में जो 2 जगह बचनी गई थी, एक तो थी सर मेर्सी की और दूसरी थी सर डार्कलिन की, जो भी एगोन ने ही अपॉइंट किए थे उनको वहाँ से निकाल दिया किंग्स गार्ड में, और उसकी जगह पर एक तो अपने भांजे को वहाँ पर फिट कर दिया और दूसरा अपने ही एक बास्टर्ड ब्रदर को। सिटी वॉच का जो लॉर्ड कमांडर होता है वो बनाता है सर लुकास लेगोड को, जो कि एक बंदा थंबलटोन में इसके कुछ एक काम कर रहे थे। बोल्ट क्लॉक्स के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे इस विंटर फीवर की वजह से, तो उनकी जगह पर ये अपने हाउस के वहाँ से 500 नए लोगों को बुलाता है और यहाँ पे गोल्ड क्लॉक में अपॉइंट करता है। अब तुम समझ रहे हो तो फुल नेपोटिज्म चल रहा है। ये अपने हाउस को हर उस ऊंचाइयों पे ले जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर ये पहुँचा सकता है। लॉर्ड पीक ये कोई विश्वास करने लायक नेचर का नहीं था, ये किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करता था। थंबलटोन के युद्ध में इसके साथ में जो चीज़ें हुई थी इसने उससे सबक सीख लिया था। ये सोचता था कि जब तक ये बिल्कुल एक अश्योर पोजीशन पर नहीं रहता है तब तक लोग इसको वापस नीचे गिरा सकते हैं। सबसे पहले इसने अपनी खुद की सेफ्टी के लिए बहुत सारे गार्ड्स को तैनात कर दिया। इसने 10 सेल सूट्स को खरीदा जो कि केवल इसी के लॉयल थे और हमेशा इसके साथ में रहते थे। बेसिकली ये उनको बहुत ज़्यादा गोल्ड पे करता था, इसकी वजह से वो हमेशा इसके साथ में रहते थे, इसकी सेफ्टी करते थे, जिनको आगे जाकर पूरे हिस्ट्री के अंदर और बाकी सारे लोग वेस्टरोस के लोग उसको फिंगर्स कहने लग गए। जैसे कि हाथों के ऊपर 10 उंगलियां होती है वैसे ही इसके भी 10 पर्सनल गार्ड्स हैं। इन 10 पर्सनल गार्ड का जो कैप्टन होता है वो एक वॉलंटियर से आया हुआ होता है, एडवेंचरर, अच्छा खासा लड़ाका जिसका नाम होता है टेसोरियो। उसने अपनी बॉडी के ऊपर और चेहरे के ऊपर टाइगर के जो स्ट्रिप्स नहीं होती है वो बना रखी होती है। इसके शरीर के ऊपर वो निशान होते हैं जो इसको प्रूव करते हैं एक स्लेव सोल्जर था पहले। लोग इसको खुश करने के लिए इसके मुंह के सामने तो टेसोरियो द टाइगर बोलते थे, परंतु इसके जाने के बाद में पीठ पीछे इसको बोलते थे टेसोरियो द थंब इसलिए क्योंकि 10 तो उंगलियां हो गई और ये थंब है जो उनका कमांडर है। एक बार अपनी सेफ्टी को पूरी करने के बाद में लॉर्ड पिक अपने सारे जो भी भांजे उनको धीरे धीरे करके ये जो राज दरबार होता है उसमें नई नई पोजीशंस दिलवाने लग जाते हैं, और वो सारे लोग जिनके ऊपर इसको भरोसा नहीं होता है उनको धीरे धीरे बाहर कर रहा होता है। इसकी एक विधवा आंटी होती है जिसका नाम होता है क्लेरिस ओस्ग्रे, उसको ये यहाँ पर लेके आ जाता है, और जो जहरा नहीं होती है उसकी सारी जो सिक्योरिटी होती है, सारी जो सर्वेंट्स होती है उन सबको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इस आंट को दिलवा देता है। सर गैरेथ लॉन्ग जो कि मास्टर ऑफ आर्म होते हैं इसकी जगह पर, यानी कि ये जहाँ से आया होता है इसके होते हैं, ये वहाँ से उठा के लेके आ जाता है और किंग्स लैंडिंग में इनको मास्टर ऑफ आर्म्स बना देता है। इसके अलावा इनको एक और काम दिया जाता है कि किंग एगोन को यही ट्रेन करेंगे लड़ाई वगैरह के लिए, अच्छा खासा वॉरियर बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी जो पोजीशंस होती है उन जगहों पर ये बाकी लोगों को हटाकर अपने जो प्रिय लोग होते हैं, अपने मित्र होते हैं, उनको बिठा देता है। नेपोटिज्म तो दूसरी बात है, अगर तुम समझ पा रहे हो तो सारी जो बड़ी बड़ी पोजीशंस है वहाँ पर अपने लोगों को कवर कर रहा है, तो फुल राजकाज भाई यही चलाने वाला है। हद तो तब हो गई जब हैंड ऑफ द किंग अनविन पिक सेप्टन यूस्टन को बाहर कर देते हैं और उनकी पोजीशन पर एक नया सेप्टन लेके आ जाता है जिसका नाम होता है सेप्टन बर्नार्ड। वह कहता है कि कोर्ट को एक अच्छे और नए अनविन पिक कहता है कोर्ट को एक अच्छे और नए व्यक्ति की ज़रूरत है जो राजा और बाकी सारे प्रजा को भगवान की तरफ आकर्षित कर सके, भगवान की तरफ ले जा सके। परंतु ये जो सेप्टन बर्नार्ड होता है ये भी कोई अलग बंदा नहीं होता है, ये भी इसके फैमिली रिलेटिव ही होता है। अब सेप्टन यूस्टन को इस तरह से यहाँ से निकाल देते हैं तो इसके बाद में ये बंदा यहाँ से चला जाता है, ये चला जाता है स्टोनी सेप्ट जहाँ पर इसका जन्म हुआ है, और वहाँ पर जाके ये 7 गॉड्स की भक्ति करना शुरू कर देता है। सेप्टन यूस्टन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द रेन ऑफ किंग विसरेस, फर्स्ट ऑफ हिज नेम एंड डांस ऑफ ड्रैगन दैट कम्स आफ्टर। स्टोनी सेप्ट जाने की वजह से किंग्स लैंडिंग की जो ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है इसका खबर वबर इस बंदे को रहती नहीं है सेप्टन यूस्टन को, और इसी ने बहुत सारी हिस्ट्री लिखी है, तो अपने लिए तो ये बकवास चीज़ हो गई, परंतु वहाँ पर जाके ये भक्ति के बहुत सारे गीत बनाना शुरू कर देता है। ये सारे जो चेंजेस हैंड ऑफ द किंग अनविन पिक ने करे हैं वो कुछ पसंद नहीं आते हैं एगोन थर्ड टारगेरियन को, और स्पेशली वो अपने किंग्स गार्ड के अंदर चेंजेस तो बिल्कुल नहीं चाहता था। वह चाहता था सर मेर्सी और डार्कलिन आए, लेकिन उनको हटा दिया गया। खास करके जो 2 नए किंग्स गार्ड अपॉइंट किए हैं उनसे तो ये बिल्कुल हैप्पी नहीं था। और सर मार्स्टन वाटर ये तो उस समय पर ग्रीन्स का था और ये वहीं पे प्रेजेंट था जब क्वीन रेनीरा यानी कि एगोन की माँ की मृत्यु हुई थी, तो इस बंदे को बारंबार देखना कितनी ज़्यादा परेशानी वाला कार्य होगा।
ना ही एगोन उन 10 फिंगर्स को पसंद करता था और उनके लीडर जो कि एक बकवास सी शक्ल का दिखता है, टेसेरियन द थंब। ये नापसंदी हेट्रेड के अंदर उस समय पर बदल जाती है जब टेसेरियो द थंब सर रेबिन मैसे को मार डालता है। दरअसल ऐसा होता है कि ये दोनों बंदे एक घोड़े को खरीदना चाह रहे होते हैं, तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और तलवारें निकल जाती है। उसके बाद में सर मैसे को वो मार डालता है। तो इस चीज़ से एगोन थर्ड बहुत ज़्यादा नाखुश होता है। सारी चीज़ें जिसको पसंद होती है वो कुछ भी नहीं हो रहा होता है। जिसके ऊपर ये भरोसा करता है उसको यहाँ पे मार दिया गया। अब जैसा कि कहानी के अंदर अपन ने थोड़ी देर पहले नहीं देखा, मास्टर ऑफ आर्म्स की जगह पर भी एक नया बंदा आ गया है और उसका काम है कि इस एगोन को एक अच्छा वॉरियर बनाना है, इसको तलवारबाजी सिखाना है। परंतु धीरे धीरे करके एगोन उसको भी नापसंद करना शुरू कर देता है और इसका रीज़न होता है कि वो मास्टर ऑफ आर्म कुछ ज़्यादा ही हार्श होता है अपने स्टूडेंट्स के प्रति। अगर उसके स्टूडेंट्स उसके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते तो वो बहुत ही भारी भारी सजाएं देता है। जैसे कि वो उनको रात को सोने नहीं देता है, उनके ऊपर ठंडा ठंडा, वैसे वेस्टरोस के अंदर अभी ठंड चल रही है और बहुत ज़्यादा आइसी पानी डाल देता है, उनके सिर को शेव करा देता है और यहाँ तक कि उनको पकड़ पकड़ के मारता भी है। तो एगोन थर्ड के गुरु अगर इतना ज़्यादा भारी है तो वो इसको कितना पीटेगा। परंतु यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि एगोन एक महाराजा है, महाराजा के कोई हाथ नहीं लगा सकता। और तुम तो जानते ही हो एगोन अभी एक बच्चा है, वो हमेशा शांत रहता है, पैसिव रहता है, तो उसको इस टाइप की ट्रेनिंग में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट तो होता नहीं है। लेकिन राजा होने की बदौलत उसको भी ये चीज़ें सीखनी पड़ रही होती है। एगोन ऐसे सही से सीखता तो नहीं था, थोड़ा बहुत सीखता था और उसके बाद में परेशान हो जाता था। इस पर जो मास्टर ऑफ आर्म्स होता है, या बोलो इसको जो बंदा सिखा रहा होता है, वो सर गार्ड, वो इसको जोर जोर से डांटता है, मार तो सकता नहीं है। इस चीज़ के रेस्पॉन्स के अंदर एगोन अपनी तलवार को नीचे फेंक देता है और बिना कुछ बोले उस जगह से चला जाता है। ऐसा बहुत बार हो गया है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे करके हमें पता चलता है कि एगोन टारगेरियन एक बंदे के बारे में थोड़ी बहुत केयर करता है जो इसके साथ में कितने ही टाइम से है, और वो कोई और बंदा नहीं, गेम्यून पेल हेयर है, जो केवल 6 साल का है और अभी इसका कप बियरर बना हुआ है और फूड टेस्टर भी। अभी तक एगोन ने ऐसा कोई खाना नहीं खाया होगा जो उसने टेस्ट नहीं किया हो। सबसे पहले उसको टेस्ट कराया जाता है, उसके बाद में इसको खिलाया जाता है। गेम्यून पेल हेयर एक बास्टर्ड था, लेकिन पिछले कई टाइम से ये एगोन का कंपेनियन बना हुआ था, तो कंपेनियन की वजह से ये भी आता रहता था कोर्ट वगैरह में। इससे सर गार्ड जो कि टीच कर रहे हैं एगोन को, वो देख लेते हैं इस बंदे को और समझ जाते हैं कि इसकी और एगोन की कहीं न कहीं बनती है। तो एगोन का जो किंग्स वीपिंग बॉय होता है वो इसको बना देते हैं और इस चीज़ की अनुमति दे देता है हैंड ऑफ द किंग अनविन पीक, क्योंकि तुम जानते हो अनविन पीक, मास्टर ऑफ आर्म्स, ये सारे लोग मिले हुए, तो ईजिली उसको परमिशन मिल जाती है। किंग्स वीपिंग बॉय का मतलब होता है, वो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। अब एगोन थर्ड टारगेरियन सही से लड़ाई नहीं करता है या फिर वो सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करता है, तो उसकी जो मार पड़नी होती है वो सारी गेम्यून पेल हेयर को पड़ती है। सर गैरोथ बहुत बुरा वाला उसको पीटते, कई बार तो उसका खून निकाल देते और बहुत बार वो बंदा रोता है। इसको कष्ट के अंदर देखकर सबसे ज़्यादा जो दुख होता है वो एगोन थर्ड को होता है और उसके अंदर अचानक से इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। मतलब कि जब इसको पढ़ती है तो एगोन के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाता है, वो लड़ाई धीरे धीरे सही से सीख रहा होता है। परंतु फिर भी वो तलवारबाजी जरूर सीख रहा हो, लेकिन वो अपने टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। फिलहाल में हैंड ऑफ द किंग अनविन पीक है और पहले जो हैंड ऑफ द किंग था जिसका नाम था टायलन लेनिस्टर, इन दोनों का जो नेचर होता है वो बिल्कुल अलग है। ये बंदा कोई क्रिपल नहीं है, यानी कि अंग भंग जिसके टूटे फूटे हो और बुरा दिखता हो जैसा पिछला वाला दिखता था। टायलन लेनिस्टर हमेशा से किंग एगोन थर्ड को अच्छे से गाइड करते थे, अच्छे से बताते थे, उनके साथ में बहुत ही शांति से बात करते थे। वो उनको कमांड करने के बजाय गाइड करने का काम करते थे। कमांड और गाइड में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। परंतु नया हैंड ऑफ द किंग अनविन पीक, ये बहुत ज़्यादा गुस्सेल और बोल्ड बंदा था। ये एगोन थर्ड को बहुत रफली ट्रीट करता था, जैसे कि एक बच्चा हो, ना कि कोई किंग हो। मशरूम इस बारे में हमें बताता है, जहाँ पर टायलन लेनिस्टर कोशिश करता था कि कैसे भी करके एगोन थर्ड को धीरे धीरे इस राजकाज का बात सिखाई जाए, कैसे आगे जाकर वेस्टरोस को संभालना, ये सब चीज़ें मैं सिखा पाऊँ। इसकी बजाय अनविन पीक इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। जब एगोन पीछे की तरफ चला जाता है, यानी कि साइलेंस हो जाता है, वो अपने रेड किप के अंदर जाके चुपचाप बैठ जाता है, तो इससे इसको बड़ी शांति मिल जाती थी, क्योंकि इसको राजकाज चलाने के बिल्कुल मज़े आ जाते थे। बीच में किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था इसको। परंतु कहीं कहीं पर तो एगोन को भी आना पड़ता है, जैसे कि रॉयल ओकेशंस नहीं होते वहाँ पर। अब मानो या ना मानो, टायलन लेनिस्टर का जो राजकाज था वो थोड़ा सॉफ्ट वाला था। उसने हर चीज़ को पैसिवली देखा और डिफेंस करता गया। उसको बोला गया कि हम वहाँ पर जाके लड़ते स्टेप स्टोन्स के अंदर, तो वहाँ पर भी उसने मना कर दिया। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट थे जहाँ पर उसने पैसिव होना पसंद किया, तो लोगों के अंदर उसकी इमेज कहीं पर कमज़ोर वाली बन गई थी। तो उसी चीज़ के विपरीत लॉर्ड अनविन पीक चाहता था कि मेरी इमेज एक स्ट्रेंथ वाली बने और मैंने जो राजकाज किया वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है, ये इमेज बने। एक बार तो क्या होती है, पूरी राजसभा चल रही होती है
एगोन बैठा होता है आयरन थ्रोन के ऊपर और बाकी सारे मेंबर्स बैठे हुए होते हैं स्मॉल काउंसिल वाले वहीं पे राज दरबार में। वहीं पर ये बंदा हैंड ऑफ द किंग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और अपनी तलवार को बाहर निकाल के बोलता है, दिस हैंड इज़ नॉट ब्लाइंड, नो वैलिड नॉर क्रिपल्ड। यानी कि मैं पिछले टायलन लैनिस्टर की तरह कोई क्रिपल वैसा नहीं हूँ, नहीं मैं अंधा हूँ। दिस हैंड कैन स्टिल विल्ड अ स्वॉर्ड, मतलब कि मैं एक तलवार चला सकता हूँ। यह बोलने के बाद में अपनी जो लॉन्ग स्वॉर्ड होती है उसको ये म्यान से बाहर निकाल देता है और सबके सामने ऊपर की तरफ कर देता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि एगोन के सामने ये तलवार निकाल के क्या प्रूव करना चाह रहा है। हाँ मतलब हैंड ऑफ द किंग है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सब कुछ उल्टे सीधे काम करने लग जाए। ये धीरे धीरे करके ये जो कोर्ट के अंदर इसने ऐसी नौटंकी की ये बाहर जाके फेमस हो गई। वैसे अगर तुम्हें याद हो तो ये तलवार भी कोई और नहीं है, इसका नाम सुनोगे तो तुम्हें हिस्ट्री में कहीं न कहीं पे ये याद आ जाएगी। इस तलवार का नाम है ऑर्फन मेकर, जो कि बोल्ड जॉन रॉक्सटन के पास में थी, जो कि थंबलटोन में थी उनके पास में, परंतु अब यहाँ पे इसके पास में कैसे आई ये मुझे भी नहीं पता और बताने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर हिस्ट्री लिखने वाले सेप्टन ह्यूस्टन हमें बताते हैं, द फीस्ट डे ऑफ अवर फादर अबाउ इज़ द मोस्ट प्रोपेशियस डे ऑफ मेकिंग जजमेंट्स। यानी कि पूरे साल के अंदर एक दिन होता है जिसको बोलते हैं फादर्स डे या फिर यूँ बोलो जजमेंट डे। उस दिन पर यहाँ के सारे जो भी जजमेंट्स कराने होते हैं किंग्स लैंडिंग या बाकी सारे जगह पर वो सारे पूरे किए जाते हैं। तो 133 ऐसी का दिन था और हैंड ऑफ द किंग नया वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल्ड बंदा है, तो ये सोचता है कि मैं सारे जजमेंट्स पूरे करूँगा और जिस किसी के ऊपर न्याय व्यवस्था चलानी है उसके ऊपर मैं चलाऊँगा। अगर तुम्हें पिछला याद हो तो क्रिगन स्टार्क नहीं था, उसने भी बहुत सारे लोगों के ऊपर अपना न्याय व्यवस्था चलाई थी और उनको अपनी अपनी सजाएं दी थी। तो बिल्कुल वैसा ही ये भी हैंड ऑफ द किंग करने वाला था। इसी के लिए हज़ारों की संख्या में किंग्स लैंडिंग की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होती है रेड किप के बाहर। तो वहाँ पे होता है एक बड़ा सा चबूतरा टाइप जहाँ पे एक एक को सज़ा मिलने वाली थी। काल कोठरियों से जितने भी सारे कैदी होते उन सबको बेड़ियों में बांध करके एक एक को यहाँ पर लाया जा रहा था। अब इतने सारे कैदी थे और यहाँ पर देखने वाले हज़ारों की संख्या में भीड़ थी। इन हज़ारों किंग्स लैंडिंग के लोगों के सामने इन सारे कैदियों को सज़ा मिलने वाली थी। कैदी भी कुछ एक दो नहीं थे, बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए अकेला हैंड ऑफ द किंग तो नहीं मार सकता, कई सारी तलवारों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये अपने फिंगर्स को यूज़ में लेता है। फिंगर्स यानी कि इसके जो पर्सनल गार्ड नहीं होते वो सारे लोग। मशरूम इस इंसिडेंट के बारे में बोलता है, ये सारा काम तो आराम से निपट जाता बहुत ही जल्दी अगर हैंड उनको स्ट्रीट ऑफ फ्लाइज के वहाँ पर भेज देते जहाँ पर कि सारे बच्चर्स रहते, यानी कि मीट काटने वालों की जो गली है वहाँ पर भेज देने चाहिए थे। और वैसे भी ये कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी जिसको हैंड ऑफ द किंग पूरा कर रहा है, ये केवल एक नरसंहार था। उन कैदियों को बुरी से बुरी सजाएं दी गई, बस केवल अपने आप के पावर को शो करने के लिए और खुद को प्रूव करने के लिए कि मैं कितना स्ट्रेंथ में हूँ, कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। अब यहाँ पर सबके सामने एक के बाद में एक किसको क्या क्या सजा दी गई वो मैं बताता हूँ। सबसे प्रथम 45 चोर आते हैं जिनके हाथ काट दिए जाते हैं। उनके बाद में 8 बलात्कारी लोग आते हैं। इनका डिसाइड होता है कि इनको द वॉल के ऊपर भेज दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ से लेकर रिवर साइड जहाँ पर इनका शिप है, जिस शिप के थ्रू ये द वॉल पर जाएंगे वहाँ तक इनको नंगा करके ले जाया जाता है, जहाँ पर इनके गले के अंदर इनके जेनिटल ऑर्गन्स को काट के डाल दिया जाता है और वहाँ तक इनकी परेड कराई जाती है नंगे। इनके अलावा एक आम आदमी होता है जो बार बार जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि 7 गॉड्स के टारगेरियन के प्रति गुस्से की वजह से ये विंटर फीवर आया और उसकी वजह से नॉर्मल जनता और हर किसी को सहना पड़ा। अब ये फालतू में टारगेरियन हाउस को डिफेम कर रहा था, इसलिए जो द हैंड होता है अनविन पिक वो कमांड करता है और उसकी जीप को कटवा देता है। 2 हॉर्स होती है जो डॉग साइड में होती है, उनके ऊपर शक होता है कि इन्होंने ये पूरा विंटर फीवर आगे की तरफ फैलाया, इन्हीं के थ्रू फैलाया, तो इनको कुछ अजीब अजीब सजा दी जाती है जिनको मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता। 7 नौकर होते जो मास्टर के वहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ करते हुए पकड़े जाते हैं। उनमें से 6 तो चोर होते हैं जिनकी नाक काट दी जाती है, और एक होता है वो क्या करता है कि मास्टर की जो लड़की होती है उसको नहाते हुए देखता है दीवार के अंदर एक छेद करके। इसकी सज़ा उसको मिलती है कि उसकी आँख फोड़ दी जाती है। इसके बाद में उनकी बारी आती है जो सारे मर्डरर्स होते हैं। सबसे पहले एक विश्राम घर चलाने वाला आदमी का नंबर आता है, जो क्या करता था कि यहाँ पर विश्राम करने के लिए जो भी यात्री बहुत ज़्यादा धनवान आता था इसके यहाँ पे, अगर ये देख लेता उसके पास में खूब पैसा है तो उसको मार डालता था। वैसे ये ओल्ड किंग जेहरस के टाइम पर इसने गलती की थी और तब से पकड़ा गया था, तब से ये अभी जेल में था। लेकिन यहाँ पर अभी अपना अनविन पिक जो नया हैंड है वो थोड़ा ज़्यादा पावर में, तो वो सीधा इसको फांसी की सजा दे देता है। लेकिन फांसी पे लगने से पहले उसके दोनों हाथों को, जिंदा होता है तभी उसके दोनों हाथों को काट कर उसके सामने जलाया जाता है। मतलब बहुत भारी वाली पनिशमेंट दे दी इसको भी। सबसे लास्ट में जो बड़े बड़े प्रिजनर्स होते हैं उनकी बारी आती है। उनमें से एक होता है वो बंदा होता है जो शिफर्ड का नया जन्म नहीं हुआ, वो बोल रहा होता है कि सेकंड शिफर्ड मैं ही हूँ। दूसरा एक पेंटोशी मर्चेंट मैन होता है। लोग इसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे होते हैं कि इसी की वजह से विंटर फीवर यहाँ पर आया, तो इसकी गलती है। और तीसरा और कोई नहीं, अपने ग्रैंड मास्टर होते हैं, ग्रैंड मास्टर ऑरवेल।
अब यहाँ पर किंग जस्टिस सर विक्टर रेसले यह आते हैं और इनके साथ में एक रॉयल एक्स होती है जिसके थ्रू ये उन दोनों के गर्दन काट देते हैं। लेकिन ग्रैंड मास्टर ऑरवेल उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक आयरन थ्रोन को सर्व किया है और बहुत अच्छे लॉयली किया है, इसलिए उनको थोड़ा ऑनर देते हुए सीधा उस रॉयल एक्स से नहीं मारते, इनके लिए एक स्वॉर्ड लेके आई जाती है और थोड़ी अच्छी वाली मृत्यु उनको प्राप्त होती है। अब ये सारा फादर फिस्ट का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, सबको मारना मोड़ने वाला गेट्स को क्लोज कर दिया जाता है और धीरे धीरे जो भीड़ जमा होती है हज़ारों की संख्या में इनके आगे, वो धीरे धीरे डिस्पर्स हो रही होती है। सेप्टन यूस्टेन भी इस टाइम पर होते हैं स्टोनी सेप्ट के वहाँ से वो वापस रवाना होने वाले होते किंग्स लैंडिंग या पता नहीं किसी और जगह के लिए। वह लिखते हैं, साधारण जनता अब वापस अपने घरों की तरफ चली गई थी, लेकिन शायद उनके अंदर कोई डर बैठ गया हो। वह घरों में जाकर अपने सारे पनिशमेंट्स को 7 गोड्स के सामने बता रही थी कि किसी न कैसे करके इनको माफ़ कर दो। परंतु सिटी के वाइन सिंग्स ब्रोथल्स ये हमेशा की तरह फुल थे। तो सच में लोग अनविन पिग से डरने लग गए हैं या फिर नहीं, इस बात पे कोई कन्फर्मेशन नहीं है। मशरूम कहता है, मैं जब भी किसी इंसान को मरते हुए देखता हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ होता है अभी भी मैं जिंदा हूँ। यह सारा जब कार्यक्रम चल रहा होता है, एगोन III टारगेरियन एक बड़ी सी मीनार के ऊपर चढ़ा हुआ होता है और वहाँ से ये सब चीज़ें देख रहा था। उसने सारा का सारा प्रोग्राम देखा, हर एक बंदे को मरते हुए, लेकिन एक वर्ड भी अपने मुंह से नहीं निकाला। सेप्टन यूस्टन कहते हैं, जैसे कि हमारा राजा किसी वैक्स की बनी हुई मूर्त हो, वह उसी की तरह है। ग्रैंड मास्टर मुंकन कहते हैं, यह उनकी ड्यूटी थी, किंग एगोन के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होना जरूरी था और उन्होंने अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया। कई सारे मरने वाले लोगों ने जोर जोर से चिल्लाकर इससे रहम की भीख मांगी, ऐसे कि ये तो बचवा सकता है लेकिन ये कुछ भी नहीं बोलता है, किसी पर इसका दिल नहीं पसीजा, या फिर यूँ बोलो इसने कोई मिस्टेक नहीं की, क्योंकि ये सारा प्रोग्राम द हैंड करवा रहा था और द हैंड से शायद इसको भी डर लगता हो। अब ऐसे ऐसे करते हुए काफ़ी समय बीत जाता है। कैसल, सिटी, किंग, हर कोई नए किंग अनविन पिग के पकड़ में होता है, यानी कि अनविन पिग का फुल डोमिनेशन चल रहा है। स्मॉल फोक के अंदर से धीरे धीरे द विंटर फीवर जा चुका था। क्वीन जहेरा टारगेरियन अभी भी अपने चैम्बर्स के अंदर रहती थी। किंग एगोन टारगेरियन दिन के टाइम तो वो ट्रेन होता था और रात के टाइम अकेला चांद को घूरता रहता था। किंग्स लैंडिंग से बाहर रेल्म के अंदर इतनी स्टेबिलिटी नहीं थी, ट्रेड बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, अब वो ना के बराबर बचा था। इधर नॉर्थ के अंदर तो अभी भी विंटर फीवर और उसकी जो महामारियाँ चल रही है वो अभी भी थी। साउथ की तरफ डॉन के इनकर्शंस बढ़ गए थे और इधर वेस्ट के अंदर डेल्टन ग्रेजोस अभी भी लेनिस्टर्स के ऊपर अपना दमखम दिखा रहा था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो अनविन पिग सोचता है कि अब टाइम आ गया है आयरन थ्रोन और किंग के नए हैंड को अपनी पावर शो करनी चाहिए। अगर तुम्हें स्टोरी में पिछला याद हो तो टायलन लैनिस्टर ने 10 नए वॉरशिप्स को बनाने का एक जिम्मेदारी या फिर यूँ बोलो ऑर्डर दिया था। उनमें से 10 तो नहीं बनी होती है, 8 बन के तैयार हो चुकी होती है। तो नया हैंड ऑफ द किंग अनविन पिग अभी उन्हीं को यूज़ में लेने वाला होता है। ये अध्याय बस यहीं तक था। अगले अध्याय के अंदर तुम देखना कि किस तरह एलन द ओकन फिस्ट बनता है, यानी कि एलन वॉलेंट को एलन द ओकन फिस्ट क्यों कहा जाता है। और बैटल ऑफ गुलेट के बाद में तुमने और कोई डेडलीस्ट शिप बैटल नहीं देखी है तो अगले एपिसोड में देखने वाले हो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।